नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा ये 2 ऐसे स्टेट हैं जहां बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव घोषित होने जा रहे हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी चुनाव होने हैं और दिल्ली में भी अगले साल यानी नए साल के शुरू में ही जनवरी-फरवरी में ही चुनाव होने हैं। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें अगले 6 महीने में 7 महीने में चुनाव होंगे। लेकिन सर्वाधिक नज़रें इस समय टिकी हुई हैं महाराष्ट्र और हरियाणा पर। हरियाणा पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, पर आज चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र पर। और इसके लिए महाराष्ट्र की मैं तो दाई कहूँगा उनका 50 साल का पत्रकारिता का ही अनुभव है। आपके जाने-पहचाने चेहरे हैं, लेखक हैं, मनीषी हैं, चिंतक हैं, एक अपना विशिष्ट स्थान है, भाव-तौर से कर जुड़ रहे हैं। उन्हीं से आज महाराष्ट्र की जो इस समय राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ इस समय चल क्या रहा है। एनडीए में भी क्या चल रहा है और जो 3 दूसरे दलों का जो गठबंधन इस समय सत्ता में है, उसमें क्या चल रहा है। और जो संजय राउत मज़ाक उड़ाते थे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, कि साहब वो बात बे-बात दिल्ली में जाकर के मुजरा करते हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने, तो अभी उद्धव ठाकरे भी वही सब करके आए हैं, खरगे के आवास पर दिल्ली गए थे। तो ज़रा इसकी भी तहकीकात करेंगे कि ये क्या करने गए थे अगर वो मुजरा करने जाते हैं तो। और कई दूसरे पहलू हैं, कई घटनाएँ हुई हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं मुंबई से भाऊ तोरसेकर के साथ। भाऊ बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। आपके दर्शकों का स्वागत बहुत शायद 2 महीने के बाद मैं आपके चैनल पर आया हूँ। जी, वैसे जी, भी मैं जी। बहुत कम 2 महीने में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको चल-बिचल हो गई है बहुत सारी। बाहर गया हूँ, बाहर देश गया हूँ, तो जी, ठीक है, जी। कोई बात नहीं। बहुत दिन के बाद आपके दर्शकों के साथ आ गया हूँ। जी, उनको जी। उनका भी स्वागत करना ज़रूरी है। तो भाऊ बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। और भाऊ अभी अमेरिका प्रवास से लौटे हैं कुछ दिन पहले। दिल्ली में उनसे व्यक्तिगत मुलाकात भी हुई, पारिवारिक एक गेट टुगेदर भी हुआ। तो भाऊ सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये संजय राउत कहते थे कि शिंदे जो हैं दिल्ली में मुजरा करने जाते हैं। उद्धव ठाकरे क्या करने आए थे? और इनके साथ आदित्य भी थे, संजय राउत भी थे। दूसरे इसी का एक सवाल और भी जुड़ा हुआ है, जब तक बाला साहब ठाकरे थे और उसके बाद भी इनकी जो मरोड़ थी तब तक थी जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे। तो ये चाहते थे कि हर आदमी मातोश्री में आकर के मत्था टेके और यहीं आकर के बात करे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन टूटा है, तब से ये शरद पवार के आवास पर भी जाते हैं, ये होटलों में मीटिंग में शामिल होने के लिए जाते हैं, ये अब दिल्ली के भी चक्कर लगाने लगे हैं। तो ये नौबत आ गई है आज उद्धव ठाकरे की। नहीं, क्या है, मराठी में और एक शब्द है, शायद हिंदी में है कि नहीं मुझे पता नहीं। जैसे हम मराठी में मुजरा बोलते हैं, यानी हम जब आपको नमस्कार करते हैं तो शिवाजी महाराज के ज़माने से जो राजा होता था उसको सम्मान देने के लिए जाते थे, तो जिस ढंग से वो कॉर्निश परिपाट करते करते, थे। हाँ, तो उसको मुजरा बोलते थे। यानी मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ, लेकिन उससे भी निचला स्तर है, उसको हुजरा बोलते हैं। जी, यानी जी, मैं जी। आपका लाचार हूँ, मेहरबानी करो माए बाप, ऐसा बोलने वाला होता है, उसको हुजरेगिरी बोलते हैं। मुजरेगिरी से भी नीचे अगर आप चले जाओ तो आपको हुजरेगिरी बोलते हैं। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में मुजरा करने नहीं गए थे, वो हम हुजूर आपकी सेवा में हाजिर है। लेकिन हुजूर ने बोला हमारे जो नौकर है, पार्टी के अध्यक्ष है, जब उनके घर में जाकर अपना हुजूरगिरी पेश करो, हमारे सीढ़ी पर तक चलना नहीं, दरवाजे पर गेट पर आना नहीं। तो 3 दिन लटके रहे
और आखिर में खड़गे के पास जाकर उन्होंने मुजरा कर दिया, हुजरा कर दिया। और वहां जो फोटो दिखाया जा रहा है उसमें तो खड़गे और राहुल गांधी से बिल्कुल तीसरे नंबर पर बैठे। तो ये तो होना ही था, क्योंकि देखो मातोश्री का मतलब स्थान महात्म्य नहीं था, वो एक व्यक्ति महात्म्य था। हम जब अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति तो थी, मंदिर भी बना था, लेकिन जब वहां एक प्राण प्रतिष्ठा होती है उसके बाद वो मंदिर हो जाता है, नहीं तो वो इमारत होती है। सही है। अब वो मूर्ति होती है, लेकिन जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, आपको याद होगा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें 3 हिस्से कर दिए थे। एक मुस्लिम ग्रुप थे उनके लिए, एक हिंदू ग्रुप थे उनके लिए, और तीसरा जो हिस्सा था वो किस लिए था? राम लल्ला विराजमान। तो राम लल्ला विराजमान होते हैं, वो एक व्यक्तिमत्व होता है। तो वैसे जब तक बाला साहब मातोश्री में थे तब तक उनका एक व्यक्तिमत्व था। बाकी बहुत सारे लोग मातोश्री में रहते थे, आते जाते थे, लेकिन उनका कैरेक्टर या पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी कि भाई उद्धव को मिलने कोई मातोश्री पहुंचा, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रणब दा हो, प्रतिभा पाटिल हो, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, वो उस वक्त गए थे। यस लेकिन यस। द्रौपदी मुर्मू नहीं गई थी, रामनाथ कोविंद नहीं गए थे। तो फर्क क्या है? फर्क वही है, मातोश्री वही है, लेकिन वहां बाला साहब नहीं है। अगर बाला साहब होते तो द्रौपदी मुर्मू भी जाती, रामनाथ कोविंद भी जाते। तो उद्धव ठाकरे खुद को मानते हैं कि अरे एक कोई सिंहासन होता है, उस पर एक बंदर चढ़कर बैठ जाए, इसलिए उसको राजा नहीं माना जाता ना, बैठा हुआ। और जब आप भौंकने वाले कुत्ते पाल लेते हो तो बोलते ये हो गया, मातोश्री पर आ जाओ, मातोश्री पर आ जाओ। क्यों वही मातोश्री में आ जाए? ऐसी क्या? आप देखो बाला साहब के पास करिश्मा था। अकेले बाला साहब का मतलब वोट होते थे। शिवसेना में 2 भाग थे, एक थी शिवसेना ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी तरफ शिवसेना प्रमुख। तो अगर वो नहीं रहे तो मातोश्री का महात्मा खत्म हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। मूर्ति जो होती है वो हटाई जाए तो मंदिर नहीं रहता। बाला साहब आज नहीं है तो मातोश्री का मामला खत्म हो चुका है। फिर भी आपको बाला साहब के बेटे हो इसलिए मोदी हो, शाह हो, बाकी के बीजेपी के नेता रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो बाला साहब को रिस्पेक्ट करते थे। बाला साहब की मौत के बाद भी बार बार बीजेपी वाले मातोश्री में जाते रहे। वो उद्धव के लिए नहीं जाते थे, वो बाला साहब के बेटे को मिलने जाते थे, ना कि शरद पवार के भतीजे भांजे को मिलने जाते थे। जब आप खुद ही शरद पवार के भांजे भतीजे और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नौकर चाकर बन गए तो आपको मिलने से मतलब क्या रहा? इसीलिए तो कोविंद नहीं गए, ना बीजेपी के कोई उसके बाद गए। एक बार लास्ट चांस अमित शाह ने दिया था, तो अपने तो बंद दरवाजे में उसको गाड़ दिया। तो अब घूम रहे, दौड़ रहे कि भाई मैं उन्हीं का बेटा हूं, मुझे रिकॉग्नाइज करो। तो बोलते तुम्हारे बाप को ही नहीं मानते थे तो तुम कौन हो? हमारे गेट के अंदर नहीं आना, मिलना है तो जाओ, हमारा नौकर है, अध्यक्ष बनाया है, उसके घर में जाओ, हमारे बाकी के जो दलाल है उनसे बात करो। तो बात साफ हो गई। 3 दिन के बाद एक फूलों का गुच्छा देने पहुंच गए, बस बात खत्म। अरे ये तो राज ठाकरे भी जा चुके थे ना 2019 के बाद। आपको याद होगा ईवीएम के बारे में कंप्लेन करने के लिए राज ठाकरे भी दिल्ली पहुंचे थे। उस वक्त सोनिया गांधी उनसे भी मिली थी और एक दिन का मामला था। उद्धव ठाकरे तो 3 दिन लटके रहे पुष्प गुच्छ देने के लिए। तो इनकी औकात क्या है वो दिखाना शुरू हो गया। बाबू, बड़ी तेज चर्चा थी कि ये सेट करने के लिए गए हैं कि चुनाव में इनको ही चेहरा बनाया जाए
और चूंकि इधर जयंत पाटिल का भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चेहरा तो मैं भी बन सकता हूँ। एनसीपी में भी 2-3 लोग हैं जो चेहरे बन सकते हैं। उधर मैं पृथ्वीराज चौहान का एक बयान पढ़ रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस में भी कई चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को हम चेहरा क्यों बनाएं? यानी जो इनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो ही इनको अब एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है एज चीफ मिनिस्टर। अब संजय राउत अपनी भड़ास निकालने के लिए, कुंठा जाहिर करने के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो दिल्ली में जो हमारी बात हुई है वो हम ही जानते हैं या दिल्ली जानती है, इनको पता नहीं है जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या दिल्ली ने भी इनको इनकी जगह दिखा दी है? देखिए, उद्धव ठाकरे चेहरा कभी थे ही नहीं, थे ही नहीं। ये पिछले 4-5 4.5 साल से नाच रहे कि मैं चेहरा हूं, मैं चेहरा हूं। जब मोहरा बन गए तब उनको पता चला कि मैं नहीं चेहरा हूं। ये चेहरा थे ही नहीं, ये मुखौटा थे, ये मुखौटा थे। और मुखौटा लगाकर इनका मोहरा बना दिया। और जब अब समय आ गया है तब इनकी औकात दिखाई जा रही है। और अब इनको पता चला है कि पूरी पिछले 4.5 साल की राजनीति में इन्होंने मुझे मोहरा बनाया था। तो अब ये बोल रहे हैं अब ज्यादा मुझे मोहरा मत बनाओ, मुझे चेहरा बनाओ। तो चेहरा बनाकर आप वोट लाने वाले हो क्या? आपके नाम पर, आपके चेहरे पर वोट मिलने वाले नहीं है। आपका ही चेहरा था 2009 में और बाला साहब जिंदा थे, फिर भी आप मुंबई से आपका सुपड़ा साफ हो गया था 2009 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में। तो उद्धव का चेहरा मतलब क्या है? थाना, पालघर और मुंबई मिलकर 10 एमपी के सीटें हैं। उसमें 2009 में इनकी सिर्फ एक सीट आई थी, कल्याण। बाकी 9 सीटें शिवसेना, बीजेपी हार गई थी। और बीजेपी उद्धव ठाकरे के कारण हार गई थी। और जितने वोट राज ठाकरे ने काटे थे, इसी कारण से उद्धव का चेहरा जमीन दोस्त हो गया था। उसको 14 में मोदी के साथ जाकर वो सवर गए, वो सवर गए। विधानसभा में अकेले मुंबई में बीजेपी के 5 एमएलए बने, उद्धव ठाकरे के 4 एमएलए बने। और अकेले राज ठाकरे ने मुंबई से 6 एमएलए चुनकर लाए थे। तो चेहरा राज ठाकरे के पास है, इनके पास है क्या? इनके पास बाप के नाम का सर्टिफिकेट है। वो जो जया भादुड़ी को गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है? कि जया अमिताभ बच्चन बोला तो गुस्सा आता है। बीच में अमिताभ नाम नहीं लगाना चाहिए। तो उद्धव ठाकरे बीच में बाला साहब नाम क्यों लगाते हैं? क्यों उद्धव ठाकरे नहीं बोलते सीधे सीधे? हाँ, आप 2014 के 19 के पहले शिवसेना के सब डॉक्यूमेंट निकाल के देखो, उसमें कहीं भी उद्धव बाला साहब ठाकरे ऐसा लिखा नहीं है। बीजेपी से हटने के बाद इन्होंने बीच में बाला साहब डालना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी पहचान बाला साहब का बेटा इतनी ही है। इनको ना चेहरा है, इनके पास ना करिश्मा है। तो कांग्रेस क्यों बनाए इनको? हाँ, जितनी आपकी जरूरत थी उतना उतना फायदा उठाया है, उतना आपको अहमियत दी है। अब आपकी जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस रिवाइव हो जाती है तो कांग्रेस पैकिंग मटेरियल जैसे आपको उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है। क्योंकि हमको तो टीवी लाना था, टीवी घर के दीवार पर सज सवर कर बिठाया जाता है और उसका जो बॉक्स होता है वो कूड़ेदान में फेंका जाता है। तो आज इनको पता चला कि कांग्रेस ने हमको पैकिंग मटेरियल बनाया था, तो इसलिए ये भाग दौड़ कर रहे हैं कि मुझे चेहरा बनाओ, मुझे चेहरा बनाओ। बिल्कुल नहीं बनाए, क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि अगर लोकसभा चुनाव में भले शिवसेना की 9 सीटें आई हो, कांग्रेस की 13 सीटें आई हो, लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट ने 13%, 14% वोट ले लिया है। और एकनाथ शिंदे के पास जो वोट आया है वो कोर शिवसेना का वोट है, वो कोर बाला साहब का वोटर है।
बिल्कुल। शिवसेना की हिस्ट्री में 16 से लेकर 20% तक शिवसेना ज्यादा से ज्यादा कम से कम चली गई है। अगर उसमें से 13% एकनाथ शिंदे के पास गए तो उद्धव के लिए बचे कितने आप सोचो, 5 से 7%। तो बाकी की सीटें या वोटर मिला है वो मुस्लिम वोट बैंक से आया है, कांग्रेस या एनसीपी का आया है। अगर ये साथ नहीं रहे तो उद्धव का चेहरा हो या मोहरा हो, 15-20 सीटें भी आने वाली नहीं है। और यही बात साफ है कि अगर 15-20 तक ही रुक जाए तो चीफ मिनिस्टरशिप पर दावा नहीं कर सकते, इसलिए पहले से बोल रहे हैं कि मेरा नाम डिक्लेयर करो। अरे नाम डिक्लेयर करने से क्या होता है, मुझे आप बोलिए। नाम तो देवेंद्र फडणवीस का डिक्लेयर किया था, फिर भी आपने दगाबाजी की है। बिल्कुल। पूरे 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र के विधानसभा में चेहरा किसका था? देवेंद्र फडणवीस का था। अगर आप ही उसकी दगाबाजी करके उनको अपोजिशन लीडर बना के बिठा देते हो तो आज आपको चेहरा बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार बनाना नतीजों के बाद तय होता है और ये परंपरा खुद उद्धव ठाकरे ने शुरू की है। तो कांग्रेस को जरूरत नहीं है इनके चेहरे। भाऊ आप सही कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं उससे एक ही सीट तो कम मिली है शिंदे गुट को, और वोट शेयर भी जो है वो उसी पर तो अमित शाह ने ये कहा था कि ये नकली हैं, असली जो हैं वो जो शिवसेना जिनके पास है वो हैं। और उस पर ये इतने बौखला गए कि पुणे में उनको शाह अब्दाली तक कह बैठे। इस तरह की गंदी जबान, गाली गलौच, गद्दार कहना, किसी को अब्दाली कहना, ये सब क्या शो करता है? फ्रस्ट्रेशन है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं होते तब आप गाली गलौज पर उतर जाते हो। हमारे मराठी में तो कहावत है, मुद्दे संपले कि गुद्दे शुरू होता। यानी आपके पास अगर मुद्दा नहीं रहेगा तो आप गुद्दा गुद्दी शुरू कर देते हो, धक्का बुक्का शुरू कर देते हो। तो इनकी पूरी भाषा देखो, उसमें कोई मुद्दा नहीं होता। आज अगर बोलना है तो आप उस परमवीर सिंह के जो खुलासे कर रहा है उस पर बात करो, गालियां उसको दो ना जिसकी चमचागिरी आप कर रहे थे। अरे इतना अच्छा पुलिस अफसर हो ही नहीं सकता, ये सर्टिफिकेट आप बांट रहे थे, और आज परमवीर के बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है आपको, क्योंकि वो धमका रहा है मेरे पास सबूत है। तो ठीक है, फडणवीस को गाली देंगे, मोदी को गाली देंगे, जरूर देंगे, क्योंकि भोगता किस पर है? जो डरा हुआ है वो भोगता है, और जिससे डरा हुआ है उस पर भोगता है। तो उद्धव ठाकरे को हम ढंग से देखें, वो बोलते हैं कि मैं बाघ हूं, मैं बाघ हूं, मैं शेर हूं। अरे शेर शिकार करने निकलता है तो दहाड़ता नहीं, दबे पाव अपनी शिकार की ओर चला जाता है। अपने पाव की भी आवाज ना हो इसकी फिक्र करता है, और ये तो रोज दहाड़ते हैं। आप चूहे की शिकार नहीं कर सकते, समझ लो आप, ये बात समझना जरूरी है। तो बिल्कुल। रोज दहाड़ते रहते, गाली गलौज करते रहते, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो जो किसी पत्रकार ने पूछा क्या उद्धव ठाकरे आपका चेहरा हो सकता है, चिन्नी थल्ला को पूछा, तो संजय राउत ने उनका हाथ पकड़कर चलो हो गया, आगे का जवाब चेनी थल्ला को देने की सहूलियत मुहूर्त भी नहीं दी। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि डरे हैं, उनको पता है कि विधानसभा में और कुछ खिलाड़ी आएंगे। लोकसभा में तो सीधा मामला था ये या वो, महाविकास आघाड़ी, महायुति, लेकिन विधानसभा में बहुत छोटी छोटी पार्टियां भी प्रभावित कर देती है चुनाव। जैसे कि राज ठाकरे है, प्रकाश अंबेडकर है, वो शेतकरी संगठना है, अखिलेश की समाजवादी पार्टी है, फिर ओवैसी की एमआईएम है। ये छोटी छोटी पार्टियां है
10-12 कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभाव होता है। लेकिन अगर 6 पार्टियां 10-15 सीटों पर प्रभावित चुनाव करेगी तो वो प्रभाव अल्टीमेटली महायुति और महाविकास आघाड़ी पर पड़ेगा। यानी कि दिखती है 288 सीटें 288, लेकिन उसमें से 70-80 सीटें ऐसी ही निकल जाए तो दोनों ही बड़े गठबंधन है, उनके लिए 200-220 सीटें बचती है। बिल्कुल। क्योंकि ये बाकी के प्रभाव डालेंगे। अब जब प्रभाव डालते हैं तो आपके आने वाली सीट हाथ से निकल जाती है, और इसका डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है। क्योंकि देखो, मुंबई में अरविंद सावंत, साउथ सेंट्रल में अनिल देसाई, या और दूसरी जगह संजय दीना पाटिल, ये तीनों सीटें जहां मुस्लिम बहुल एरिया है वहां का जो लीड है उस पर निकल आई है। वरना ये सीटें मुस्लिमों के वोट नहीं मिलते थे, हार जाती थी। क्योंकि नवाब मलिक हो, अबू आजमी हो, अमीन पटेल है जी, उनके मुस्लिम वोट इनको मिले हैं, विधानसभा में नहीं मिलेंगे। और ये डर उनको सता रहा है, ये डर उनको सता रहा है। बहुत जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, इनमें परमवीर भी है, इनमें सचिन वाजे के भी चलते फिरते जब वो हिरासत में थे उन्होंने कुछ बाइट्स दी, उसमें जो खुलासे हो रहे हैं, और अब जो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने तो मुझे हर हाल में गिरफ्तार करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक पुलिस ऑफिसर को। संभवतः वो पांडे को जब पुलिस कमिश्नर बना करके लाए थे मुंबई में, तब का इशारा कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। इसका मतलब ये है कि इनके मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता का जमकर के दुरुपयोग किया गया और जमकर भ्रष्ट आचरण किए गए। नहीं, मैं नहीं मानता सत्ता का गैर उपयोग हुआ, ये तो गैर उपयोग करते ही है, बात वो नहीं है। इनकी सरकार में पुलिस थानों का गुंडों का अड्डा बनाया गया। देखो, मनसुख हिरेन की हत्या हुई, शायद वो मारा जा सकता है, ऐसा अपोजिशन लीडर बनकर देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में बोल रहे, उसको सिक्योरिटी दे दो। और उसी वक्त उसकी मर्डर हो रही थी। देवेंद्र फडणवीस जिसकी चिंता विधानसभा में व्यक्त कर रहे थे, उसी वक्त सचिन वाजे और उसकी गैंग मनसुख हिरेन की हत्या करके उसकी डेड बॉडी थाने की खाड़ी में छुपा रहे थे। यह सब उस वक्त की बात है। तो इनकी सरकार जो थी, इन्होंने पूरी गवर्नमेंट की जो मशीनरी थी उनको गुंडा माफिया बना दिया था। और आखिर में उनमें से कुछ लोगों को शर्म आने लगी। उस वक्त के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे सुबोध जायसवाल, उन्होंने डेपुटेशन पर जाने की रिक्वेस्ट कर दी। देखो, महाराष्ट्र में अगर आप सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर हो तो वही रिटायर होना सम्मानजनक होता है। लेकिन सुबोध जायसवाल जो हाईएस्ट पोस्ट पर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो सीबीआई में चले गए। फिर रश्मि शुक्ला, उसने रिक्वेस्ट की, वो सीआरपीएफ में चली गई। क्यों? ये अपराइट अधिकारी थे, उनको ऐसी सरकार के साथ काम करने में शर्म आने लगी थी, नामर्दगी महसूस होने लगी थी। हमको गुंडा बनाया जा रहा है, हमको सुपारी किलर्स बनाया जा रहा है, तो इसलिए तो निकल गए। लेकिन वो बात अलग रखो, जो परमवीर बोल रहे हैं वो समझना जरूरी है। परमवीर बोल रहे मेरे पास सबूत है। तो देखो, अनिल देशमुख कुछ बोले या संजय राउत कुछ बोले, उनके सबूत पर आप सीरियस होने की जरूरत नहीं। लेकिन परमवीर सिंह जब सबूत बोलता है तो वो सीरियसली लेना जरूरी है। आपको याद होगा कि परमवीर को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था और बहुत गुस्से में आ गए थे परमवीर, और उन्होंने 4 पन्ने का लेटर लिखा था जो राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर को भेजा, और उस पर एक्शन नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था। उसमें उन्होंने एक बात कही थी, जो 100 करोड़ वसूली का मामला है, उस लेटर में एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी थी कि अनिल देशमुख का जो सरकारी निवास है उसका सीसीटीवी फुटेज इमीडिएटली जब्त करो।
कब्जे में ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। वो लिया गया नहीं लिया गया पता नहीं, लेकिन आप समझ लो जिस टाइम की, जिस दिन की, जिस महीने की बात परमवीर कर रहे हैं, उस वक्त परमवीर खुद मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे। और जब आप पुलिस कमिश्नर हो तो मुंबई में जितने सरकारी निवास मिनिस्टर के वगैरह है, उसकी सिक्योरिटी मुंबई पुलिस के अंडर आती है। सही है। तो वहां का सीसीटीवी फुटेज, वहां बंगले की जो सिक्योरिटी होती है, यानी मुंबई पुलिस होती है, उनके कब्जे में होता है। उसकी कॉपी परमवीर ने बना के रखी होगी। जब सही। आज परमवीर बोल रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, और उस वक्त बोल रहे हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज जब्त करो, कब्जे में ले लो, तो आज परमवीर के पास क्या सबूत है, ये आप समझ सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। लेकिन पद पर रहते हुए गलत काम तो इन्होंने भी किए, चाहे प्रेशर में किए, चाहे किसी के भी कहने पर किए। अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी कराना, रिपब्लिक टीवी की फर्जी टीआरपी और घोटाला और तमाम चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उनकी छवि बर्बाद करना, ये काम तो परमवीर ने भी किए। बिल्कुल किए, बिल्कुल किए। एक बात होती है, देखिए, जब कुछ बातें हम ढूंढ कर भी नहीं निकाल सकते, तो उनमें से किसी को हमको अप्रूवर बनाना पड़ता है, उसको कुछ सहूलियत देकर सजा में उसको सबूत लाने को बोला जाता है। ये दुनिया भर चलता है, हमारे यहां नहीं, दुनिया भर चलता है। तो अगर इन्होंने गुनाह भी किया है, तो असल गुनहगार जो है वहां पहुंचने के लिए इनको सबूत देने के बदले में कुछ तो सहूलियत देनी पड़ेगी। मराठी में हम उसको माफी का साक्षीदार बोलते हैं, तो ये तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरा कहना वो नहीं, वो होगा तब होगा, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप समझो कि परमवीर क्या बोल रहे हैं, और कौन परमवीर कौन है। परमवीर ऑर्डिनरी आईपीएस ऑफिसर नहीं है, ये क्रिमिनल माइंड से चलने वाला अफसर है, जी जी। जिसने ऐसे झूठे सबूतों का मकड़जाल तैयार खड़ा किया था कि जिसके कारण साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित 7 साल से जेल में सड़ते पड़े रहे, उनको जमानत तक नहीं मिली थी। लेकिन उन सबूतों से कुछ आज तक प्रूव नहीं हुआ है, फिर भी उनको 7 साल जेल में काटने पड़े। तो ये इंसान कोर्ट में भी संभ्रम पैदा करने वाले सबूत मैन्युफैक्चर कर सकता है। और अगर वो धमकियां दे रहा है, तो उद्धव, अनिल देशमुख और शरद पवार को सावधान होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। अब भाव आपको कार्यक्रम। ये कैसे सबूत क्रिएट करता है, ये इसका भी एक एग्जांपल दे दूं। आपने जी जी संजय जी। पांडे का जिक्र किया। जी जी। जब इनका तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया, उसके बाद इन पर इंक्वायरी बिठाई गई, और इनका इंक्वायरी ऑफिसर कौन था? डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय पांडे। सही। इनकी संजय पांडे से व्हाट्सएप पर जो बात हो गई, वो बात उन्होंने रिकॉर्ड कर दी। और जब वो रिकॉर्ड की हुई बात उन्होंने मीडिया में लाई, तो संजय पांडे धूम दबाकर भाग गए कि मुझे ये इंक्वायरी नहीं करनी है। याद है बिल्कुल आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इंसान किस ढंग से सबूत क्रिएट कर सकता है। और एक बात है, एक कोई पाटिल नाम का एसीपी वगैरह था, उसके भी साथ व्हाट्सएप पर बात करते हुए इन्होंने वो रिकॉर्ड कर लिया, और उसके खिलाफ भी सबूत खड़े कर दिए थे। तो परमवीर का नाम सामने आता है, तो बहुत सावधानी से बात करनी पड़ेगी। सबूत हो ना हो, ये इंसान सबूत मैन्युफैक्चर कर सकता है। और इसीलिए शायद जब से ये मैदान में आ गए, तो अनिल देशमुख की बोलती बंद हो गई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर डायरेक्टली आरोप किया है, लेकिन वो फडणवीस को गाली दे रहे, लेकिन परमवीर पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे। तो सबूत मेरे पास है, ऐसा संजू राउत ने बोलना
और परमवीर ने बोलना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये हमें पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाऊ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं भाऊ। मैं ये जानना चाहता हूं, नौबत यहाँ तक आ गई है कि अगर उद्धव ठाकरे ठाणे जाते हैं तो उनकी गाड़ी पर गोबर फेंका जाने लगा है, क्योंकि बीड़ में राज ठाकरे के ऊपर इसी तरह की हरकत उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ लोगों ने की थी। तो दोनों भाइयों में क्या इतनी ज़्यादा कड़वाहट पैदा हो गई है और इसकी वजह क्या है? तो कड़वाहट तो उद्धव ठाकरे ने पैदा की है। ये तो झगड़ा पुराना है, बाल छोड़ दो। 15 साल पुरानी बातें मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर आज की भी बात हो, बीच में कहीं वो जो एडवोकेट ओझा वगैरह उन्होंने दिशा सालियन मामला वगैरह निकाला था, तब राज ठाकरे की पत्नी को एक सवाल पूछा गया कि आदित्य ठाकरे पर यह आरोप हो रहा है, आप क्या रिएक्ट करोगे? तो चाची होने के नाते उन्होंने उसका बचाव किया था कि मैं जानती हूं, बचपन से आदित्य को जानती हूं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यानी जो रिश्ता है वो टूटा है, फिर भी राज ठाकरे की पत्नी वो रिश्ता संभालने की कोशिश कर रही है। सही। और जब यही बात उद्धव ठाकरे को बोली गई कि भाई जो राज की पत्नी ने तो ये बोल दिया है, तो बोला मैं उनका आभारी हूं। तब जाके उनको जब पूछा गया मिसेस राज ठाकरे को, तो बोली हमको आभार मानने का कोई मौका देने वाले है या नहीं। यानी कड़वाहट उद्धव ठाकरे पैदा कर रहे, उद्धव ठाकरे पैदा कर रहे, ना राज ठाकरे पैदा कर रहे। ये हमें समझना जरूरी है। मुझे गोबर फेंकने की बात आपने कही तो एक बात याद आती। जब शिवसेना नए नए बनी थी, नई बनी थी, उस वक्त संयुक्त महाराष्ट्र समिति जो थी, अपोजिशन की बड़ी ताकत हुआ करती थी। 67 का चुनाव उन्होंने जीता था। मुंबई में उनके कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे एमएलए चुनकर आए थे। आचार्य अत्रे उनके बड़े तगड़े नेता हुआ करते थे। वो जी, जी। थाना में समिति का प्रचार करने गए थे 67 के चुनाव में, तो उनको भी शिवसैनिकों ने पत्थर मारकर भगा दिया था। कल की जो बात हो गई गोबर फेंकने की, वो मुझे मानो 57 साल पुरानी बात याद आ गई, जब उस समय के बड़े महाराष्ट्र के नेता आचार्य अत्रे को शिवसैनिकों ने भगाया था। आज उद्धव ठाकरे पर गोबर फेंक कर मनसैनिकों ने उनको भगाया है। इतिहास रिपीट कैसे होता है? जब वो पत्थर मारे गए थे आचार्य अत्रे की गाड़ी पर, तब शिवसेना बिल्कुल नहीं थी, बड़ी तगड़ी संगठना नहीं थी, फिर भी आचार्य अत्रे पर उन्होंने पत्थर फेंके थे, उनको भगाया था। आज उद्धव ठाकरे पर गोबर फेंका गया है, तो इतिहास फिर से घटते हुए हम देख रहे हैं। ये सोचना जरूरी है, और ये बिल्कुल हालत सही। उन्होंने खुद की बनाई है। ये वक्त के मामले में अपने एमपी जो है उनको हाउस के बाहर रखते हैं और बोलते हैं बड़ी मेहनत से मुस्लिमों ने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, क्या वो लूट लोगे? क्या बोल रहे हैं? दिमाग भी नहीं है इनका ठिकाने पर। तो ये अपने हाथ से अपना सत्यानाश करते जा रहे हैं। उनको ब्रह्मदेव भी नहीं बचा सकता, क्योंकि अपने हित में क्या है उससे भी ज्यादा गाली गलौच। हाँ, ये बीजेपी के लिए ये दुखता है, ये उनको गलत लगता है तो वो मैं बोलूंगा, मेरा नुकसान हो परवाह नहीं। ये फिदायीन बन गए, नुकसान मेरा हो लेकिन उनका कम से कम तो नुकसान होगा। बस यही सोच में इतने डूबे हैं कि ये पार्टी डुबा चुके हैं। भाऊ, 150 सीटों पर लड़ने का दावा कांग्रेस कर रही है, 125 सीटों का दावा शिवसेना उद्धव ठाकरे कर रही है, तो शरद पवार के लिए तो 13 सीटें ही बचती हैं, क्योंकि 275 तो इन्हीं की हो गई। तो शरद पवार 13 सीटों पर लड़ेंगे? नहीं, शरद पवार ने खुद का फॉर्मूला दिया है। कांग्रेस और शिवसेना 100-100 सीटें लड़े, हम 88 सीटें लड़ेंगे। तो यहां शरद पवार की चालाकी समझ में आती है। ज्यादा से ज्यादा सीटें लेंगे
और उसमें से अगर मालूम है 20 सीटें हारने ही वाली है तो लेने से मतलब क्या है। और आपको मालूम होगा कि 88 सीटों की मांग शरद पवार ने की है, सबसे कम, लेकिन उनमें से एक्सपेक्टेड जो है वो 25 सीटों के उम्मीदवार तक शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिए। यानी वो कम से कम सीटों पर लड़ने वाले हैं, लेकिन खुद के चॉइस के सीटों पर लड़ने वाले हैं। वो आप हाँ मानो या ना मानो, हम तो लड़ने वाले हैं, तू हाँ कर या ना कर, ये है मेरी सीटें। तो बात साफ है, उद्धव ठाकरे को पता है कि वो आज अकेले लड़ने की ताकत रखते नहीं है, उनको इनके आसरे ही चलना है। तो जितना हो सके मांगते रहो, मांगते रहो। अगर नहीं बोले नहीं चलो तुम अकेले लड़ो तो नहीं लड़ सकते, ये इनको भी मालूम है, सामने वालों को भी मालूम है। और इसलिए आवाज जोर जोर से करते, बोलते ना खाली बर्तन की आवाज ज्यादा होती है। बिल्कुल, खाली बर्तन की आवाज ज्यादा होती है। प्लास्टिक हल्का होता है लेकिन लकड़ी से उसकी आवाज ज्यादा निकलती है, गिर गया तो। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही हो रहा है। भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए, कई मुद्दों पर चर्चा बिल्कुल, करने के लिए। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सो मच, नमस्कार।